किशनपुर गांव का कालू नाई अपनी बीवी को मारता हुआ घर के बाहर लाता है। लोग बीच में जाकर कालू नाई से उसकी बीवी को बचाते हैं। इस बात की खबर गांव के प्रधान को दी जाती है। क्यों रे कलुआ, तेरी इतनी मजाल जो एक औरत पे हाथ उठाए तू। अब अगर तूने दोबारा इस पे हाथ उठाया तो मैं तुझे जेल की हवा खिलाऊंगा, समझा? चल माफी मांग अपनी बीवी से। ये कैसा फैसला है प्रधान जी? जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं माफी कैसे मांगू? मैं तो इसको और मारूंगा। और ऐसा बोलकर वो अपनी बीवी को एक बार फिर मारने लगता है। तभी प्रधान तेजी से बढ़ते हुए कलुआ को एक थप्पड़ लगाता है। वाह प्रधान जी, ये तो बढ़िया न्याय है आपका। जो गलती करे वो सही, और जिसने कुछ नहीं किया उसको आप मार रहे हैं। क्या गलती किया तुम्हारी बीवी ने? प्रधान जी, मेरी बीवी घर से चोरी कर सारा दही बेच देती है। आज तक मुझे एक बार भी दही खाने को नहीं मिली। जब पूछता हूँ कि दही कहाँ है तो बोलती है कि पता नहीं कौन चुरा के ले जाता है। क्या कलुआ सही बोल रहा है? क्या तुम घर का सारा दही चोरी से बेच देती हो? नहीं प्रधान जी, आज तक तो हमको खुद दही खाने को नहीं मिला। न जाने कौन है जो घर का सारा दही चुरा ले जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रधान जी बोलते हैं, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आखिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज रात हम लोग छुप कर देखेंगे कि आखिर कौन है जो दही चुरा रहा है। प्रधान जी की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके कहे अनुसार रात को कलुआ के घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। चबूतरे के पास प्रधान जी सबको बुलाते हैं। फिर प्रधान बोलते हैं, देखो भाइयों, ये तो पक्का हो गया कि ना तो दही कलुआ चुराता है ना कलुआ की बीवी चुराती है। फिर ये दही चुराता कौन है, हमें इस बात का पता लगाना होगा। आज से हम लोग हर रात कलुआ के घर के पास छिप के रहेंगे और देखेंगे कि ये दही आखिर चुराता कौन है। उसके बाद प्रधान जी 10 लोगों को रोज रात को कलुआ के घर के पास छिपकर रुकने के लिए बोलते हैं। प्रधान जी की बात मानकर गांव वाले दही चोर को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। लगातार 5 दिन तक 10 लोगों की निगरानी के बावजूद दही चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। थक हार कर सभी लोग प्रधान जी के पास जाते हैं। प्रधान जी, हम लोग 4 दिन से रात भर जग के चोर का इंतजार कर रहे हैं, मगर चोर कब आके दही चुरा ले जाता है पता ही नहीं लगता। गांव वालों की बात सुनने के बाद प्रधान जी थोड़ी देर तक सोचते हैं। अब मैं समझ गया, ये किसी साधारण आदमी का काम नहीं, ये एक बहुत ही शातिर चोर का काम है। चलो आज से मैं भी कलुआ के घर के पास चलूंगा। रात को प्रधान भी गांव वालों के साथ कलुआ के घर छिप कर बैठ जाते हैं और बैठे बैठे सोचते हैं। चारों तरफ तो पहरा है, फिर ये चोर चोरी कैसे कर सकता है? ये जरूर किसी मायावी चोर का काम है। प्रधान ये सोच रहे होते हैं कि तभी ऊपर से एक चुड़ैल आती है और घर के ऊपर बैठ जाती है। फिर घर के आंगन से अंदर घुस जाती है। चुड़ैल की इस हरकत को प्रधान जी देख लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है, चोर कोई और नहीं, ये तो चुड़ैल है। प्रधान जी बिना शोर किए गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और चुड़ैल की बात बताते हैं। चुड़ैल के बारे में सुनते ही गांव वाले डर जाते हैं। देखो, ये चोर कोई और नहीं, ये तो चुड़ैल है। चुड़ैल? हाँ चुड़ैल। जल्दी जाओ और तांत्रिक बाबा को बुला कर लाओ, वही इससे लड़ सकते हैं। अगर हमने कुछ किया तो ये हम सबको मार डालेगी। एक आदमी तांत्रिक को बुलाने के लिए जाता है और तांत्रिक को लेकर आता है। बाबा जी, ये चुड़ैल हर रोज कलुआ के घर से दही चुरा ले जाती है और कलुआ अपनी बीवी को मारता है। चुड़ैल होकर ये दही चुरा रही है, कल तो ये हमें भी मार डालेगी। अब तांत्रिक बाबा कलुआ के घर के सामने आसन लगाकर बैठ जाते हैं और हवन करने लगते हैं। हवन करते ही चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ जाती है। ओ तांत्रिक, तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है? मुझे मेरा काम करने दे। यही काम है तेरा, दूसरे के घर से दही चुराना? हाँ, यही काम है मेरा। मैं दही चुराऊंगी, तू मुझे नहीं रोक सकता। चुड़ैल की ये बात सुनकर तांत्रिक अपने कमंडल से जल लेकर जैसे ही चुड़ैल पर फेंकता है तो चुड़ैल का एक हाथ कट जाता है। हाथ कटने के बाद
चुड़ैल और भी गुस्से से भर जाती है। मुझे छोड़ दे तांत्रिक, नहीं तो तुझे जला दूंगी। अब चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालने लगती है, लेकिन इस आग का तांत्रिक पर कोई असर नहीं होता और तांत्रिक बोलता है, तू दही क्यों चुराती है? जल्दी से बता दे, नहीं तो तेरा एक पैर भी काट दूंगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। आज से 40 साल पहले मेरा दही का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था। आसपास के लगभग 5 गांव मुझसे दही खरीद कर ले जाते थे, लेकिन मेरी पड़ोसन सरिता की दही बहुत कम बिकती थी, जिसकी वजह से वो मुझसे जलती थी। मेरा नाम खराब करने के लिए उसने एक चाल चली। कलवा के पिताजी भी मुझसे दही खरीदते थे। सरिता ने चुपके से दही में मरा हुआ चूहा डाल दिया, जिसकी वजह से कलवा के पिताजी ने मेरी दुकान तोड़ दी और पंचायत बुलाकर मुझे गांव से बाहर भगा दिया। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने नदी में कूदकर जान दे दी। और उसी दिन से मैंने सोच लिया, जिसने दही के लिए मेरा घर तोड़ा और मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया, उसके खानदान में किसी को दही नहीं खाने दूंगी। यही मेरा बदला है। लेकिन कलवा के पिता तो मर चुके हैं, इसमें कलवा की क्या गलती है? छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगी, इन दोनों को एक दिन मार दूंगी। तांत्रिक समझ जाता है कि चुड़ैल अब नहीं मानने वाली, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। तांत्रिक एक बार फिर हवन शुरू कर देता है और कमंडल से जल लेकर चुड़ैल के ऊपर फेंकता है। चुड़ैल के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो चिल्लाते हुए जलकर राख हो जाती है। 4 घंटे बस से सफर करने के बाद मयंक रामपुर गांव पहुंचता है। बस रुकती है और मयंक उतरता है। बस से उतरने के बाद मयंक चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आता। गांव की सड़कें सुनसान हैं, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। हद है यार, इन लोगों को मालूम था कि मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा, फिर भी कोई नहीं आया लेने। मयंक अपना मोबाइल निकालता है और फोन लगाता है। हेलो मोहन, तुम आए क्यों नहीं मुझे लेने, जबकि मैंने तुमको बताया था कि मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा। भारी बैग है मेरे पास, कैसे आऊंगा? और यहां कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा। गांव के सब लोग कहां गए? जल्दी आओ। उधर से मोहन ऐसे बोलता है जैसे वो डरा हुआ है। क्या हुआ मोहन, तुम डरे हुए लग रहे हो? कोई बात है क्या? कोई बात है तो बताओ और जल्दी आओ। लेकिन मोहन आने से मना कर देता है और फोन काट देता है। अजीब आदमी है, कुछ बता भी नहीं रहा और गांव में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। यार कुछ बात तो जरूर है। चलो अब खुद ही चल के देखते हैं कि क्या मामला है। मयंक अपना बैग उठाता है और मोहन के घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो एक कंधा ऊपर करके और दूसरे पैर को जमीन पर घसीटकर चल रहा था। मयंक उस आदमी को देखते ही उसे आवाज देता है, लेकिन वो आदमी तेजी के साथ पैर घसीटते हुए दूसरी गली में भाग जाता है। रमेश उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो आदमी न जाने कहां गायब हो जाता है। क्या अजीब आदमी है यार, बात ही नहीं किया और भाग भी गया। चलो हो सकता है बहरा हो। तभी मयंक को एक औरत दिखाई देती है। औरत भी अपने कंधे ऊपर करके और पैर घसीटकर चल रही है। औरत को देख मयंक उसे भी आवाज देता है, लेकिन पहले वाले आदमी की तरह यह औरत भी पैर घसीटते हुए तेजी से भाग जाती है। ये देख मयंक को अजीब सा लगता है। वो सोचता है, दोनों बहरे तो नहीं हो सकते, ये मामला आखिर है क्या? और अब मयंक सीधे पहुंचता है मोहन के घर। मोहन के घर के आसपास भी सब सुनसान रहता है, कहीं कोई नजर नहीं आता। यार हुआ क्या है इस गांव को, कहां चले गए सब लोग? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। जो दिख रहा है वो लंगड़ा कर चल रहा है। इतना सोचते हुए मयंक मोहन को आवाज लगाता है, अरे मोहन, मैं आ गया। अरे अब तो बाहर निकलो, कहां चले गए?
तभी मोहन अंदर से निकलता है। मोहन को देख मयंक हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि मोहन भी ठीक वैसे ही कंधे उचकाकर और पैर घसीटकर चल रहा है जैसे गांव के लोग चल रहे थे। भाई मोहन, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब है क्या। तुम लोग ऐसे क्यों चल रहे हो? क्या गांव में कोई बीमारी फैल गई है क्या? क्या कह रहे हो मयंक? कुछ मत बोलो यार, अब कभी इस बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो हम सबका हुआ है। अरे यार, दिमाग न पगलाओ हमारा, बात क्या है जल्दी बताओ। यार ये कोई बीमारी नहीं, ये पुष्पा राजू भूत का श्राप है जो हम सबको मिला है। अब इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। क्या बोला तुमने? पुष्पा राजू भूत? कुछ भी, साउथ की फिल्म वाला भूत? अरे वाह, क्या बात है। क्या पागलों वाली बात कर रहे हो यार, भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये बीमारी है और कुछ नहीं। अरे यार मयंक, भगवान के लिए चुप हो जाओ, नहीं तो पुष्पा राजू आएगा और तुमको भी शापित कर देगा। आखिर कौन है ये बीमार पुष्पा राजू भूत, मैं भी तो देखूं। ए पुष्पा राजू भूत, दम है तो मेरे सामने आ जा, जरा देखो तो कि मुझे कैसे शापित करता है तू। इतना कहने की देर थी कि तभी जोर से बिजली कड़कती है। बिजली को कड़कता देख मोहन वहां से भाग जाता है और तभी पुष्पा राजू भूत उसके सामने प्रकट हो जाता है। मैं झुकेगा नहीं, जो भी मुझे हल्के मिलेगा उसको काट डालेगा। क्यों रे मयंक, तुम मेरे को बेवकूफ समझा क्या? तुम हो कौन और गांव के लोगों को शापित क्यों कर रहे हो? पहले मैं तुझे भी शापित कर लूं, फिर बताऊंगा। इतना कहकर पुष्पा भूत उड़कर आता है और मयंक को काट लेता है। पुष्पा भूत जैसे ही मयंक को काटता है तो मयंक गिर जाता है और जब उठता है तो उसका एक कंधा ऊपर उठा हुआ, एक पैर टेढ़ा है और मयंक भी पैर रगड़कर चलने लगता है। देखा तूने मेरा कमाल, धीरे धीरे पूरी दुनिया को टेढ़ा कर दूंगा। आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब मैं साउथ की फिल्म देख कर आया था और हीरो की नकल करने लगा था तो मेरा खूब मजाक बनाया गया था। देखते देखते गांव के और लड़के भी फिल्म देखकर मेरे जैसे नकल करने लगे थे और सभी अपना पैर घसीटकर चलने लगे थे। लेकिन लोगों को लगता था कि गांव के बच्चों को मैंने ही बिगाड़ा है। मैंने बोला कि इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। कई बार लोगों ने मुझे मारा पीटा भी कि मुझे पीटता देख बच्चे पैर घसीट कर चलना छोड़ देंगे, लेकिन बच्चे नहीं माने और पैर घसीट कर चलते रहे। अब मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया था। एक दिन मैंने तंग आकर आत्महत्या कर ली और जब मैं भूत बना, गांव वालों को सबक सिखाने की सोचा कि जिस वजह से मुझे मारा पीटा गया है वैसा ही सबको बना दूंगा। अब तो तुमने सबको परेशान कर दिया, सब लोग घर के अंदर बंद हैं, कुछ लोग डर की वजह से मर भी गए। अब तो तुम्हारा बदला पूरा हुआ। देखो, सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, सबको माफ कर दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मैं सबको ठीक कर दूंगा तो तुम मेरी मुक्ति के लिए पूजा करवाओगे और मुझे मुक्ति दिलवाओगे। मयंक पुष्पा राजू की बात मान जाता है। गांव के सब लोग पहले जैसे हो जाते हैं। तब मयंक और गांव वाले मिलकर पुष्पा राजू भूत के मुक्ति के लिए पूजा करते हैं और पुष्पा राजू भूत को मुक्ति मिल जाती है।